हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS में नेक्स्ट टॉपिक AMI अमेजॉन मशीन इमेजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। AMI क्या होता है, अमेजॉन मशीन इमेजेस क्या होता है कि जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो जो आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप विंडोज़ की इमेज सेलेक्ट करिए, चाहे आप लिनक्स की इमेज सेलेक्ट करिए, चाहे आप Ubuntu की इमेज सेलेक्ट करिए, उन्हें कहते हैं AMI अमेजॉन मशीन इमेजेस। अमेजॉन ने उन्हें प्री कॉन्फ़िगर करके, उनकी सेटिंग को प्री कॉन्फ़िगर करके उनको सेटअप कर रखा है। आप उन इमेज को लेते हैं और उसके बिहाफ में ही आप अपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आप चाहते हैं तो आप कस्टम इमेज भी तैयार कर सकते हैं अपने OS की, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसके थ्रू अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। As we saw, AWS comes with base images such as Ubuntu, Fedora, Red Hat, Linux, etc. तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम लोग को कुछ तरह की इमेजेस मिलती हैं, बेसिक टाइप की इमेजेस मिलती हैं, जिनमें हम लोग को बेसिकली Ubuntu होता है, फेडोरा होता है, लिनक्स या रेड हैट होता है, या विंडोज़ के सर्वर्स होते हैं। उन इमेजेस के थ्रू ही हम अपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसमें फर्दर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेटअप करते हैं, और उनमें हम लोग अपना सर्वर लॉन्च करते हैं। तो इन जो बेसिकली जो बेसलाइन इमेजेस AWS प्रोवाइड करता है, इन इमेजेस की जगह आप अपने कस्टम इमेज भी तैयार कर सकते हैं। प्री कॉन्फ़िगर आप एक इमेज क्रिएट कर लीजिए और उसके बिहाफ में से आप लॉन्च कर सकते हैं, और उस इमेज के बिहाफ में ही अपने EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उनमें वापस वो सारे टास्क करने की जरूरत नहीं है, वापस वो सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सारी सिक्योरिटी आपने पहले सेटअप कर रखी है उस इमेज में। तो ऑटोमेटिक जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे वो सारी सेटिंग, वो सारे सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट मिलेंगे आपको। These images can be customized at runtime using EC2 यूजर डेटा। तो इन इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं कि जब लॉन्च करते हैं तो आप यूजर डेटा इंप्लीमेंट करके इनको कस्टमाइज कर सकते हैं कि इनमें आप चाहते हैं कि, जैसे मैंने आपको लेक्चर में दिखाया भी है कि मैंने लिनक्स में वेब सर्वर बना के लॉन्च करके दिखाया है, आपको विंडोज़ में वेब सर्वर लॉन्च करके दिखाया है बाय द यूजर डेटा। तो जैसे ही ये मशीन रेडी होती हैं और सेटअप होती हैं फर्स्ट टाइम, उनमें ऑटोमेटिक ही सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, उसके पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके फीचर इंस्टॉल हो जाते हैं वेब सर्वर के, और वो उसमें वेब पेज लॉन्च होके आपका जैसे मशीन रेडी होता है वो आपका वेब पेज रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ऐसे ही आप इन मशीन को कस्टमाइज कर सकते हैं यूजर डेटा के थ्रू। यू कैन क्रिएट योर ओन इमेजेस विथ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। आप अपना खुद की इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे और और जो भी एप्लीकेशन नीड है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका अगर आप बेसिकली देखा जाए तो इसका बैकअप के लिए भी आप यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सपोज आपको बैकअप लेना है पूरी मशीन का, मशीन की इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपका सर्वर रनिंग कंडीशन में है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी हैं जो जो आपको चाहिए, सारी सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल कर रखे हैं आपने। तो आपको ये सारे टास्क दोबारा ना करना पड़े तो आप क्या करेंगे, उसकी इमेज तैयार कर लेंगे। इमेज तैयार करके आप स्टोर कर लेंगे। इन फ्यूचर अगर आपका सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत उस जो इमेज आपने इंस्टॉल की है, जो इंस्टॉल आपने इमेज रेडी करके रखी है, उस इमेज के थ्रू आप तुरंत एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे तो आपका सर्वर एज इट इज लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि आपने इमेज तैयार की है, जिस कंडीशन में आपने इमेज तैयार की है सेम कंडीशन में आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टास्क बच जाता है। तो आप एक आपने बैकअप भी तैयार, इससे आप बैकअप भी ले सकते हैं। आपने सपोज करिए कि आपका कंपनी का आपने रात में 8 बजे अपने सर्वर का इमेज तैयार कर ली है, और उसकी इमेज तैयार करने के बाद क्या हुआ कि आपकी जो सर्वर सुबह आपने स्टार्ट किया, जैसे आके सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा, उसमें एरर आ गई है, अब वो सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो आपने इमेज तैयार की है, जो आपने बैकअप इमेज तैयार की है, उसे तुरंत एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे। तो आपका सर्वर उसी कंडीशन में दोबारा रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, जो डेटा उसमें पड़ा था वो डेटा आपको मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर पड़े थे, जो सर्वर सेटअप थे, वो सारी चीज़ आपको ऐसी ही मिलेंगी। उसके बाद आपका वो सर्वर जो नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया आपने जो इमेज से, वो सर्वर रेडी हो जाएगा, और जो फॉल्टी सर्वर है आपका मेन सर्वर जो फॉल्टी है, उसमें आप ट्रबल शूट कर सकते हैं आराम से, उसमें देख सकते हैं क्यों क्या बग आया, उसको कैसे दूर करना है। तो बैकअप के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। AMI कैन बी बिल्ड फॉर लिनक्स और विंडोज़ मशीन। जो AMI होती है उसको बेसिकली आप लिनक्स या विंडो प्लेटफॉर्म के लिए ही बिल्ड कर सकते हैं।
एम आई आर बिल्ड फॉर स्पेसिफिक AWS रीजन। ये भी एक पॉइंट है कि जो आप एम आई बना के स्टोर करके रख रहे हैं वो सेम रीजन में ही वर्क करेगी। आप दूसरे रीजन में चाहते हैं तो वो एम आई उस रीजन में नहीं रिफ्लेक्ट करेगी, आपको उस एम आई को शेयर करना पड़ेगा दूसरे रीजन में। उसके बाद ही उस एम आई को आप दूसरे रीजन में आप एक्सेस कर सकते हैं, या दूसरे अकाउंट में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दूसरे अकाउंट उस एम आई को एक्सेस कर सकता है, फिर उस एम आई के थ्रू वो EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो वो एम.आई होती है वो आपको सेम रीजन में ही मिलेगी। जब तक आप उसको शेयर नहीं करते हैं डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट AWS अकाउंट में, तब तक वो इमेज आपकी दूसरे रीजन या दूसरे AWS अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक इस पे क्वेश्चन जनरेट होते हैं AWS के कि जो आपकी एम.आई है वो सेम रीजन पे रीजन स्पेसिफाई होती है, सेम रीजन पे रिफ्लेक्ट करती है। यूजिंग ए कस्टम बिल्ट एम.आई कैन प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेज। अब क्या क्या एडवांटेज आप लेते हैं अगर आप खुद की एम.आई जनरेट करना चाहते हैं, उससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं देखिए। पहला होता है प्री इंस्टॉल पैकेज नीडेड। आपको जो भी इंस्टॉल पैकेज की नीड होती है आप पहले से उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की नीड होती है आप पहले से इंस्टॉल करके रख लेते हैं। आपको जब दोबारा सेम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो उसमें वापस वो पैकेज को आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। दूसरा फास्टर बूट टाइम। आपकी जो मशीन है वो बूटिंग टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब नई मशीन बनाते हैं तो उसमें EC2 जो यूजर डेटा डिफाइन करते हैं, तो वो यूजर डेटा का कॉन्सेप्ट उस कंडीशन में हट जाता है। आपकी मशीन यूजर डेटा का कॉन्सेप्ट हट जाता है तो मशीन का जो बूटिंग टाइम होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मशीन कम्स कॉन्फ़िगर विद मॉनिटरिंग एंड इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर। तो आपके जो इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर हैं आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं आप फिर से आपको जब नई मशीन या नया सर्वर लॉन्च करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको फिर से इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न कंट्रोल ओवर द मशीन इन द नेटवर्क मीन्स आपके जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोबारा आपको उन सिक्योरिटी पैचेस को अगेन जो सर्वर लॉन्च कर रहे हैं आप फर्दर जो सर्वर लॉन्च कर रहे हैं उनमें इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने एम.आई बनाते समय सारी चीज़ आपने प्री कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। आपने सारे पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं, आपने सारे सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल कर रखे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, विंडो अपडेट कर रखी है। तो ये सारी चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेंगी। जब उस एम.आई से आप विंडो लॉन्च करेंगे या EC2 इंस्टॉल्स लॉन्च करेंगे तो सारी चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेंगी जिस कंडीशन पे आपने जिस जिस स्टेज में आपने उसकी एम.आई जनरेट की है। आप एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स आपकी मशीन डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बन सकती है जैसे ही वो मशीन स्टार्ट होगी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्लस इंस्टॉलिंग योर ऐप अहेड टू द टाइम, मतलब आप जो भी ऐप आपको इंस्टॉल करने हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। फॉर फास्टर डिप्लॉय व्हेन ऑटो स्केलिंग, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ऑटो स्केलिंग, हम लोग फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे ऑटो स्केलिंग का मीन्स क्या होता है। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑटो स्केलिंग का मीन्स तब होता है सपोज आपकी अमेजोन की कोई सेल आई है, तो अमेजोन की जब सेल लॉन्च करता है तो उस 2-3 दिन में उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है अमेजोन, मल्टीपल सर्वर आपके लॉन्च कर देता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के मल्टीपल सर्वर लॉन्च कर देता है जब लोड ज़्यादा आता है। वो ये डिफाइन करता है जैसे ही लोड आपका 90% से अबव जाए तो एक इंस्टेंस रेडी हो जाए और वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उन 2 सर्वर पे। फिर से अगर लोड आपका 90 से ऊपर आए तो फिर से वो एक EC2 इंस्टेंस सेम कॉन्फ़िगरेशन का लॉन्च हो जाए। और जैसे ही लोड कम हो 45% से कम हो तो एक EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। तो ये ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ऑटो स्केलिंग जब ऑटोमेटिक EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा तो वो एम.आई कौन सी जनरेट उठाएगा, जो एम.आई आपने यहाँ पे कस्टमाइज कर रखी हैं उसी एम.आई का यूज़ करेगा। तो वहाँ उस कंडीशन में भी आपको काफ़ी यूज़फुल हो जाता है जब आप ऑटो स्केलिंग की बात करते हैं। इसका हम लोग फर्दर लेक्चर देखेंगे, फर्दर आगे जब टॉपिक आएंगे उनमें हम लोग समझेंगे ऑटो स्केलिंग का। यू कैन लेवरेज एम.आई फ्रॉम अदर पीपल। आप अदर पीपल जो हैं और भी लोग हैं उनकी एम.आई आपकी AWS में पड़ी रहती हैं, होती हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब AWS के मार्केट प्लेस में जाएंगे वहाँ पे बहुत से वेंडर की आपको एम.आई मिलेगी, उनका यूज़ भी कर सकते हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो कई ऐसे एक्सपर्टीज होते हैं जो आपको, जैसे आपको डॉकर पे इमेज चाहिए या आपको कोई सर्वर स्पेसिफिक सर्वर पे आपको इमेज चाहिए, तो उसकी इमेज वो प्री इंस्टॉल करके रखते हैं। आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको SQL MySQL पे इमेज चाहिए, आपको विंडोज़ पर MySQL की इमेज चाहिए या MS SQL की इमेज चाहिए, तो वो आपको प्री डिफाइन मिलेगी आपको बनी हुई।
आपको बस वो EMI को यूज़ करना है, और जैसे ही इंस्टेंस लॉन्च करेंगे उसमें आपका MS SQL इंस्टॉल मिल जाएगा आपको, या MySQL इंस्टॉल मिल जाएगा, या डॉकर का फीचर इंस्टॉल मिल जाएगा आपको, डॉकर सर्विस इंस्टॉल करके मिल जाएगी। तो लेकिन उन EMI को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो वो आपकी मार्केट प्लेस में अवेलेबल रहती हैं। तो देखिए पॉइंट को समझते हैं हम लोग क्या लिखा है। यू कैन आल्सो पे फॉर अदर पीपल EMI। अगर आप अदर पीपल के EMI यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि उन्होंने कस्टमाइज करके EMI को डाल रखा है मार्केट प्लेस में, तो आप अगर उन EMI का यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दीज पीपल हैज ऑप्टिमाइज द सॉफ्टवेयर। जो लोग अपनी EMI को मार्केट प्लेस में डालते हैं वो उसमें ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि क्या क्या नीड है उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, क्या क्या बेसिक पैकेज की नीड है, क्या क्या बेसिक सॉफ्टवेयर की नीड है। वो सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट करके ही, वो इंस्टॉल करके ही वो EMI लॉन्च करते हैं मार्केट प्लेस में, ताकि आपको कोई एडिशनल टास्क ना करने पड़े। जैसे ही आप EMI के थ्रू EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे वो सर्वर ऑटोमेटिकली आपको सेटअप मिलेगा। यू बेसिकली रेंट या फ्रॉम द EMI क्रिएटर। तो आपके लिए वो बेसिकली क्या होता है, आपसे वो रेंट लेता है उस EMI के लिए, उस EMI को जो आप यूज कर रहे हैं उसका लिए वो बेसिकली रेंट लेता है, आपसे पे लेता है अगर आप उसकी EMI को आप यूज कर रहे हैं। EMI कैन बी फाउंड पब्लिश ऑन द Amazon मार्केट प्लेस। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की EMI जनरेट करें और उसको मार्केट प्लेस में लॉन्च कर दीजिए। तो उसके बाद अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई अदर बंदा आपकी EMI को यूज़ कर रहा है तो उसके बिहाफ में आपको पे मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप देखिए जो आपकी EMI है कस्टम EMI, वो आप अमेजोन मार्केट प्लेस से आप सर्च कर सकते हैं। अमेजोन मार्केट प्लेस में जाके आप कस्टम EMI को पब्लिश कर सकते हैं, या देख सकते हैं कौन कौन सी EMI वहाँ पे अवेलेबल हैं, या अपनी EMI को आपको पब्लिश करना है आप वहाँ पे जाके मार्केट प्लेस में जाके पब्लिश कर सकते हैं। वार्निंग, अब देखिए वार्निंग क्या है, अगर आप मार्केट प्लेस की EMI को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ वार्निंग है कि आप जो EMI यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लस ऐसे ही EMI यूज़ करिए जो ट्रस्टेड हो, जो जिसका क्रिएटर ट्रस्टेड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आप EMI यूज़ करने लगें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हैकर लोग एक इसमें मालवेयर इंस्टॉल करके EMI को जनरेट करके AWS मार्केट प्लेस में डाल देते हैं। अगर आपने इन्फेक्टेड EMI का यूज़ कर लिया तो उससे क्या होगा, आपका पूरा पूरा EC2 इंस्टेंस इन्फेक्टेड हो जाएगा, और उसमें जो डेटाबेस डालेंगे वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो सारा का सारा डेटाबेस आपके पास लीक हो जाएगा हैकर के पास। तो आप ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो आप EMI यूज़ कर रहे हैं वो आपकी ट्रस्टेड, आप किसी वेंडर की EMI यूज़ करिए। सो डू नॉट यूज एन EMI यू डोंट ट्रस्ट। तो आप किसी ऐसी EMI को यूज मत करिए जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है। सम EMI माइट कम विथ मालवेयर और मे नॉट बी सिक्योर फॉर योर इंटरप्राइजेस। कुछ ऐसी EMI होंगी जिसमें मालवेयर के सेटअप होंगे, वायरस के सेटअप होंगे, हैकिंग के पैकेजेस पड़े होंगे, आपके रैंसमवेयर के उसमें कुछ होंगे बग्स। तो उन टाइप की अगर EMI यूज़ करेंगे तो आपके इंटरप्राइज लेवल में जो है वो काफ़ी ड्रॉबैक क्रिएट हो जाएंगे। आपका डेटाबेस इनक्रिप्ट हो सकता है, डेटाबेस आपका हैक हो सकता है। तो चलिए फर्दर देखते हैं। EMI स्टोरेज, आप जो आपकी EMI बनेगी वो कहाँ स्टोर होगी, वो कौन सा स्टोरेज यूज़ करेगी, उस पर बात करते हैं हम लोग। योर EMI टेक प्लेस एंड दे लिव इन द Amazon S3। जो आपकी EMI होगी वो Amazon S3 स्टोरेज का यूज़ करेगी। Amazon S3 क्या होता है, इस पे हम लोग फर्दर लेक्चर पूरा देखेंगे। इसमें कई वीडियो हम बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है Amazon S3। तो इसमें मल्टीपल मैं वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 10 12 15 वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ Amazon S3 पे, तब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए Amazon S3 एक स्टोरेज होता है जहाँ पे आपकी EMI स्टोर होती है। Amazon S3 का स्टोरेज यूज़ करता है आपकी EMI। अगर आपने कोई अपने रीजन में कोई EMI जनरेट की है, वो EMI कहाँ स्टोर होगी, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, Amazon S3 में स्टोर होगी। Amazon S3 इज ए ड्यूरेबल चीप स्टोरेज वेयर मोस्ट ऑफ योर बैकअप विल बी लाइव। आप कोई भी बैकअप स्टोर करते हैं, EMI बना रहे हैं, मोस्टली बैकअप आपके कहाँ स्टोर होते हैं, Amazon S3 स्टोरेज में स्टोर होते हैं। बट यू वॉन्ट सी देम इन द S3 कंसोल। लेकिन आप अपने S3 कंसोल से अपनी EMI का स्टोरेज नहीं देख सकते कि आपकी EMI कहाँ पे स्टोर हो रही, कितना स्पेस यूज कर रही, मतलब ऐसा आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये आपको कंफर्म रहेगा कि आपकी जो EMI है वो S3 स्टोरेज में यूज हो रही।
लेकिन आप उस EMI को S3 में जाके, S3 बकेट आप देख सकते हैं, लेकिन S3 में जाके आप नहीं देख सकते कि आपकी EMI कहाँ पे स्टोर है, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट योर EMI आर प्राइवेट एंड लॉक फॉर योर अकाउंट और रीजन। आप जो भी EMI बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट EMI होती है, मीन्स उस EMI को सिर्फ आपके अकाउंट या उस रीजन के अलावा कोई दूसरा नहीं देख सकता, दूसरे अकाउंट वाला कैंडिडेट नहीं देख सकता। वो जो आप EMI बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो EMI आपकी प्राइवेट होती है, और जब तक वो EMI प्राइवेट है वो सेम रीजन पे ही रिफ्लेक्ट करेगी, सेम रीजन पे ही शो करेगी। अगर आपने उसको शेयर कर दिया है दूसरे रीजन में या दूसरे अकाउंट में, तब वो दूसरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी या दूसरे रीजन में रिफ्लेक्ट करेगी आपकी EMI, अदरवाइज वो सेम रीजन में ही और सेम अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट करेगी आपकी EMI। यू कैन आल्सो मेक योर EMI पब्लिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी EMI को पब्लिक कर सकते हैं और उसको मार्केट AWS मार्केट प्लेस में लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई थर्ड बंदा उस आपकी EMI को यूज कर रहा है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे अमाउंट। तो यू कैन शेयर योर EMI पब्लिक एंड शेयर देम विद अदर AWS अकाउंट। तो आप अपनी या तो जो EMI उसको पब्लिक कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं AWS मार्केट प्लेस में, या किसी अदर AWS अकाउंट में भी शेयर कर सकते हैं। तो इस पर मैं अभी एक वीडियो लैब लेक्चर तैयार करूँगा फर्दर ही, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो कंटिन्यू आप देखते जाइए। और सेल देम ऑन EMI मार्केट प्लेस, या उसको आप EMI मार्केट प्लेस में आप सेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप चलिए हम लोग कुछ लैब परफॉर्म करते हैं। सो व्यूवर्स, ये देखिए हम लोग ने अपना AWS कंसोल एक्सेस कर लिया है। हम लोग अगेन टोक्यो रीजन में है, जहां प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 EC2 बनाए थे, विंडोज और लिनक्स। इनका यूजर डेटा और मेटा डेटा का प्रैक्टिकल मैंने दिखाया था आपको। सो आज मैं आपको इन्हीं का EMI जनरेट करके दिखाऊंगा। आपको पता है कि इनमें वैसे वेब सर्वर लॉन्च है और इसका वेब पेज मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए इसमें ऑलरेडी वेब सर्वर लॉन्च है, तो हम ये प्री कॉन्फ़िगर मेरा सर्वर है। तो इसका ही देखिए वेब पेज मेरा लॉन्च है, प्री कॉन्फ़िगर सर्वर है मेरा। तो मैं इसका ही EMI जनरेट करके दिखाऊंगा, और मैं लिनक्स का EMI जनरेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसका स्टोरेज 8 GB है और विंडोज़ का स्टोरेज 30 GB है, तो ज़्यादा टाइम लेगा विंडोज़ का EMI जनरेट होने में, और लिनक्स का EMI आपका बहुत फास्ट जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट करने के लिए क्या करना होता है, आप अपने इंस्टेंस को सेलेक्ट करिए, चाहे विंडोज़ हो चाहे लिनक्स, दोनों को ही आप इंस्टेंस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में जाइए, एक्सेल में इमेज ऑप्शन आ रहा है, इमेज में क्रिएट इमेज करिए। क्रिएट इमेज में क्रिएट इमेज का नाम दे दीजिए लिनक्स, में नाम दिया लिनक्स EMI प्री कॉन्फ़िगर वेब सर्वर। प्री कॉन्फ़िगर वेब सर्वर नाम से मैंने इन नाम दे दिया, और इसमें शायद स्पेस नहीं लेगा। इमेज डिस्क्रिप्शन देना है तो दीजिए, नहीं तो आप क्रिएट इमेज में क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इमेज क्रिएट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, उसने रिसीव कर ली है। अभी आप कहाँ पे देखेंगे कि आपकी इमेज बन गई है या नहीं बन गई, तो आप बेसिकली यहाँ पे ये देखिए इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो आपकी EMI आपको मिलेगी। और ये देखिए पेंडिंग है, ये अभी क्रिएट हो रही है और ये भी पेंडिंग है। तो साथ ही आप जैसे ही स्नैपशॉट में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्नैपशॉट भी सेम बन रहा है। तो जब आप किसी इंस्टेंस की EMI बनाते हैं सॉरी, तो उसका स्नैपशॉट भी जनरेट होता है। मीन्स वो एक तरह का स्नैपशॉट ही होता है आपका पूरे इंस्टेंस का, और प्लस उसकी EMI भी आपकी जनरेट हो जाती है। तो आपने ये देखा कि स्नैपशॉट भी उसका क्रिएट हो रहा है एज इट इज, और प्लस EMI भी जनरेट हो रही है, और ये रीजन स्पेसिफिक होती है। मीन्स अगर मैं किसी दूसरे टोक्यो रीजन की जगह मैं किसी दूसरे रीजन में जाता हूँ, मान लीजिए मैं सिडनी रीजन में जाता हूँ या सिंगापुर रीजन में जाता हूँ, मैं देखिए सिंगापुर रीजन में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये EMI और ये स्नैपशॉट मुझे या EC2 इंस्टेंस मुझे नज़र नहीं आई। देखिए ये मैं सिंगापुर रीजन में आ गया हूँ, तो ये देखिए इंस्टेंस में कुछ भी इंस्टेंस नहीं है यहाँ पे, और EMI में देखिए कोई भी EMI नहीं है, और स्नैपशॉट में कोई भी स्नैपशॉट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको मार्केट वो क्या भी दिखा दे रहा हूँ, EMI अब तक वो जनरेट हो रहा है।
तो ये देखिए EMI में जाके तो आप यहाँ पे मार्केट EMI मतलब पब्लिक जो EMI है, जो मार्केट प्लेस में AWS की मार्केट प्लेस में EMI है, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मोर देन 500 EMI आपकी मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, जिनको आप परचेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट प्लेस से, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। आप देखिए आपको किस बेस की EMI, इसमें अब यहाँ दिखाएगा कि आपको किस बेस की EMI चाहिए। आपको कैटेगरी में आप देखिए किस कैटेगरी की, आपको नेटवर्क की EMI चाहिए, या डेटा एनालिटिक की चाहिए, या बैकअप की EMI चाहिए, या आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर की चाहिए, तो आप सिक्योरिटी की चाहिए, स्टोरेज की चाहिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम की चाहिए। तो जैसी भी EMI आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। सपोज मुझे बैकअप एंड रिकवरी की EMI चाहिए, तो आप यहाँ से वेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से वेंडर को आपको यूज करना है, जो भी आपको लगता है आपका जेन्युइन वेंडर है, या आपको लगता है ये वेंडर जेन्युइन होगा, या तो उस वेंडर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग प्राइस आपको क्या हाउरली चाहिए, हाउरली बेस रेंटल प्राइस चाहिए, मंथली बेस चाहिए, या एनुअल बेस चाहिए, या फ्री वाली चाहिए, जो भी आपको प्राइसिंग चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट करिए, आप देखिए कितनी EMI है बैकअप एंड उसकी। तो देखिए नेट ऐप बैकअप की EMI है क्लाउड मैनेजर में, एक N2WS बैकअप की बैकअप एंड रिकवरी की EMI है, एक क्लाउड वॉल्यूम ONTAP फॉर WS की EMI है। तो ये देखिए कई तरह की EMI है, जिनको आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उनका रेटिंग है, उनके रिव्यू है यहाँ पे कि कितने लोगों ने रिव्यू किया है। ये देखिए 23 लोगों ने रिव्यू दिया है, 2 एक्सटर्नल रिव्यूज आए हैं। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की रिव्यू चाहते हैं या लिनक्स की चाहते हैं, तो लिनक्स में आप जाएंगे। लिनक्स में रेड हैट पहले लाइनक्स की चाहिए, या आपको किसी और की चाहिए, या विंडोज़ की आपको चाहिए तो विंडोज़ 2019 की चाहिए, या एसक्यूएल सर्वर 2016 प्लस विंडोज सर्वर 2016 प्लस एसक्यूएल सर्वर चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसा भी आप चाहेंगे वो इमेज आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी इमेज आपको चाहिए, और मार्केट प्लेस से आप उनको परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं वापस चलता हूँ अपने रीजन में, टोक्यो रीजन में वापस आता हूँ, देखता हूँ क्या मेरी EMI जनरेट हो गई है या अभी भी पेंडिंग स्टेज में है। देखिए ये मेरी EMI जनरेट हो गई, इसलिए मैंने देखिए बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि मैंने लिनक्स बेस्ड EMI ली थी, और उसका स्पेस भी कम है, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं लिख देता हूँ लिनक्स EMI टोक्यो रीजन, और इसका नाम दे दिया मैंने। अब देखिए सेम स्नैपशॉट में भी आप देख सकते हैं, तो स्नैपशॉट भी उसमें ओपन किया होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं स्नैपशॉट भी। ये देखिए स्नैपशॉट भी कंप्लीट हो गया है। तो आप EMI में जाते हैं। अब देखिए इसका नाम मैंने दिया ये EMI नेम यही है जो मैंने इंस्टॉल किया था लाइनक्स EMI। उसकी EMI ID ये है। सोर्स मेरे अकाउंट में है ये ID, देखिए सोर्स में मेरा अकाउंट की ID है। ओनर इसको किसने बनाया, मैंने ही बनाया है। विजिबिलिटी प्राइवेट है, मतलब अगर आप पब्लिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। स्टेटस अवेलेबल है, कब बनी है, डेट क्रिएशन कब है, प्लेटफॉर्म लीन किस प्लेटफॉर्म पे, अदर लिनक्स पे है। इसका रूट वॉल्यूम कौन सा है, EBS वॉल्यूम है, और वर्चुअलाइजेशन HVM है। तो ये देख लिया आपने। आपको मैं अब इस की थोड़ा सा ऑप्शन और बता देता हूँ आपको। लॉन्च, अगर आपको इसी EMI से आपको लॉन्च करना है यहीं इसी रीजन पे इंस्टेंस, तो आप लॉन्च में क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपको इसी रीजन में आपकी इस EMI के थ्रू एक नया लॉन्च हो जाएगा इंस्टेंस। आपसे सर्वर पूछा, आप सर्वर चेंज भी कर सकते हैं T2 माइक्रो के अलावा। आप कुछ अदर जनरल पर्पस या किसी अलग फैमिली की सीरीज भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए कितने सर्वर लॉन्च करने हैं, अगर कोई यूजर डेटा आपको फीड करना है तो भी कर सकते हैं। उसके बाद भी वैसे भी आपका सर्वर प्री कॉन्फ़िगर है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और ऐड स्टोरेज करके ऐड टैग करना चाहें तो स्टोरेज कम करना या ज़्यादा करना चाहें तो भी हो जाएगा, और उसको इनक्रिप्ट करना चाहें तो भी हो जाएगा। EMI से अगर आप EC2 लॉन्च करना चाहते हैं, उसको इनक्रिप्ट करना चाहें तो भी हो जाएगा। तो आप बस सिक्योरिटी ग्रुप आपने असाइन करना चाहें तो आप न्यू भी असाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सेम भी असाइन कर सकते हैं। तो लॉन्च रिव्यू एंड लॉन्च, तो मैं लॉन्च नहीं करने जा रहा हूँ। फिर मैं वापस अपने कंसोल में आता हूँ, EC2 के अंदर में आता हूँ। तो लॉन्च ऑप्शन का आप मतलब समझ गए।
कि अगर AMI से आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन है इसमें स्पॉट इंस्टेंस। अगर आपको इसको स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू खरीदना परचेज करना है, परचेजिंग ऑप्शन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इस AMI को चाहते हैं कि ये EC2 इंस्टेंस में परचेज हो जाए और ये AMI उसमें कॉन्फ़िगर हो जाए, तो आप इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे परचेजिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस के लिए, देखिए इसका प्राइसिंग आ गई, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आपको स्पॉट इंस्टेंस में ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये AMI। फिर से हम लोग इसमें आते हैं अपने EC2 में, और देखिए AMI में जाते हैं हम लोग। और एक चीज़ का नोटिस जरूर करिएगा, जब आप ये प्रैक्टिकल कर लें तो इस AMI को जरूर डिलीट कर दें, क्योंकि ये स्टोरेज ले रहा है Amazon S3 का, और इस स्टोरेज की कॉस्टिंग आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया है कि ये जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उनको यूज करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद आप उनको वो कर दीजिए, डिलीट कर दिया करिए, ताकि आपका चार्जेस ना लगे। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बिलिंग अलार्म कैसे जनरेट करते हैं। तो कॉपी EMI, अगर आपको इसको किसी दूसरे लोकेशन में ले जाना है तो आप इसको कॉपी EMI कर दीजिए। जैसे मैं इसको सिंगापुर रीजन ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी EMI किया, सेलेक्ट रीजन मैंने इसको सिंगापुर करना है, तो एशिया पैसिफिक में सिंगापुर रीजन में मैं गया। नेम इसका इसी नेम से देना है या नेम चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन आप कुछ चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको इनक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और देखो इनक्रिप्ट की जनरेट हो गई है, ये की MS की ARM जनरेट हो गया है ये। तो अभी मैं इसको इनक्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको कॉपी EMI कर रहा हूँ सिंगापुर रीजन में। तो जैसे ही मैंने कॉपी EMI किया, तो देखिएगा अभी थोड़ा सा टाइम लेगा एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी होने में। हम दूसरे रीजन में चलते हैं और देखते हैं क्या सिंगापुर रीजन में इसकी इमेज तैयार होने लगी, EMI कॉपी होने लगा। तो सिंगापुर रीजन में जाते हैं हम लोग, तो देखिएगा सिंगापुर रीजन में तो ये देखिए सिंगापुर रीजन में उसकी लिनक्स EMI हमारी कॉपी होने लगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज करता हूँ, और उसके बाद इसी रीजन में इसी EMI के थ्रू इंस्टेंस लॉन्च करके दिखाऊंगा, और उसमें देखूंगा कि मेरा जो वेब सर्वर है एज इट इज कॉन्फ़िगर है या नहीं है। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो ये देखिए हम लोग की इमेज सिंगापुर रीजन में कॉपी हो गई है। अब हम इस इमेज के थ्रू या इस EMI के थ्रू हम लोग यहाँ पे सिंगापुर रीजन पे एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, और देखेंगे जो इंस्टेंस लॉन्च होगा उसमें वो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर है ऑटोमेटिकली या नहीं। तो लॉन्च करते हैं, तो इस EMI को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक लॉन्च में क्लिक करते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट T2 माइक्रो सर्वर लिया, नेक्स्ट रूट वाइज नेक्स्ट। मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, टैग कुछ देना नहीं मुझे, नेक्स्ट किया। बस यहाँ पे मैं एक HTTP प्रोटोकॉल एक्सेस कर लेता हूँ, ताकि वेब सर्वर मेरा एक्सेस हो रहा है ये कंफर्म हो जाए। और ये मैंने IPv4 के लिए अलाउ कर दिया। रिव्यू एंड लॉन्च create a new key pair name Singapore AMI, और इसको डाउनलोड कर लेंगे, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। यहाँ पे एक बात चीज का आपको ध्यान देना है, आप अगर लिनक्स या आप विंडोज का EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, तो जो उसका पासवर्ड होगा, लॉगिन पासवर्ड, वो बाय डिफॉल्ट वही होगा जो पहले इंस्टेंस का था। मींस जो हम लोगों ने टोक्यो रीजन में पहला इंस्टेंस बनाया था, उसका जो लॉगिन पासवर्ड होगा एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज के केस में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का, और लिनक्स के केस में जो EC2 यूजर का होगा, वही पासवर्ड यहाँ पे सेम वर्किंग करेगा। यहाँ पे ये की जो मैंने डाउनलोड की है ये काम नहीं करेंगी, तो इसको हम नोटिफाई करके इसको मेंशन कर लीजिएगा।
कहीं पे और इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि लिनक्स मशीन की जगह आप विंडोज़ की मशीन का एमआई जनरेट कीजिएगा, और जब वो जनरेट हो जाए तो उसके बाद उसको कनेक्ट करिएगा। तो कनेक्ट करेंगे तो आपको पहले वाली जो इंस्टेंस है उसका पासवर्ड ही इसमें यूज में आ जाएगा। आपको नया पासवर्ड जो आपने यहाँ पे एक की जनरेट किया इसकी का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग वापस अपने इसमें आते हैं, सिंगापुर रीजन के EC2 पैनल में आते हैं और देखते हैं हमारा इंस्टांस लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इंस्टांसेस में आते हैं तो देखिए ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च होने लगा और इसका आईपी हम लोग को मिल गया है। ये आईपी हम लोग कॉपी करते हैं और देखिए यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं तो हमारा सेम वेब पेज और सेम टेक्निकल सफर मतलब वेब का इंडेक्स डॉट पेज रिफ्लेक्ट कर गया। तो मीन्स जो भी सेटिंग या जो भी सर्वर हम लोग उस इंस्टेंस में किए हैं जिसका एमआई जनरेट किए हैं, सेम एमआई हम किसी भी रीजन में जाके या किसी भी अदर AWS अकाउंट में बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ है। लेकिन एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप जो आपके EC2 इंस्टेंस रनिंग हैं उनको जरूर डिलीट कर दीजिए। आपके जो एमआई स्पेस ले रहे हैं दो रीजन में, एक सिंगापुर रीजन में इसमें स्पेस ले रहा है, एक अगेन टोक्यो रीजन में ले रहा है, तो इसको भी आप प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। तो हम लोग इसको ताकि आपको चार्जेस ना लगे आपका जो फ्री अकाउंट है, तो हम लोग इस इंस्टेंस को डिलीट करते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिकल देख ही चुके हैं, परफॉर्म हो चुका है सिंगापुर रीजन में। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको वेब पेज एक्सेस करके कि वो मेरा वेब पेज एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने उसके बाद ये देखिए वेब पेज मेरा एक्सेस हो रहा है। तो आपने ये देख लिया कि कैसे आप एक इंस्टेंस से एमआई बनाते हैं और उस इंस्टेंस में जो भी आपने सर्वर्स किया होंगे, जो भी डेटा रखा हो, वो आपको एज इट इज उस एमआई के थ्रू आप मिलेगा। आप चाहे उसी रीजन में आप इंस्टेंस लॉन्च करिए, चाहे दूसरे रीजन में इंस्टेंस लॉन्च करिए, यहाँ तक कि आप दूसरे AWS अकाउंट में भी अगर इस एमआई को शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेम आपको डेटा मिलेगा, सेम सर्वर मिलेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग अपना एमआई को डिलीट कर लेते हैं ताकि हम लोग के चार्जेस ना लगें। तो यहाँ पे एमआई में जाते हैं और देखिए ये MIS को सेलेक्ट करते हैं और डी रजिस्टर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डी रजिस्टर जैसे ही करेंगे तो ये हमारी एमआई यहाँ से चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सेम हम लोग सिंगापुर रीजन में है और यहाँ पे EC2 इंस्टेंस जो लॉन्च है इसको भी हम लोग ये ओके हो गया, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये टर्मिनेट कर दिया ताकि इसके भी कोई ज़्यादा चार्जेस ना लगे हम लोगों को। वापस हम लोग टोक्यो रीजन में आते हैं और टोक्यो रीजन में हम लोग के पास एक एमआई है, उसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। देखिए टोक्यो रीजन में आ गए हम लोग ताकि हम लोग की कॉस्ट बच सके, इसलिए ये कोई आपको बताता नहीं है। और आपके अकाउंट में जब मंथली बिल जनरेट हो जाता है तब आप लोग लोग देख पाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एमआई में आया हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको डी रजिस्टर कर दे रहा हूँ। और जैसे मैं डी रजिस्टर किया, देखिए यहाँ से वो एमआई डिलीट हो गई। स्नैपशॉट में जाता हूँ तो देखिएगा स्नैपशॉट भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए स्नैपशॉट में है आपको, और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ से भी इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।